Welcome to my YouTube channel Lovely Legal Classes. Watch full video and subscribe my channel and like and share. तो चलिए गाइस, आज हम कंपनी लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना। कंपनी लॉ का ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर करेंगे हम कि भारत में कंपनी कानून का इतिहास क्या है, कैसे इसका धीरे धीरे विकास हुआ। तो आपके लिए खुशखबरी है, ये मेरे पास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है। तो यदि किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, जो कमेंट में लिख सकता है। उसको मुफ्त में ही पीडीएफ नोट में प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में कंपनी कानून का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कंपनी कानून का इतिहास एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री मतलब डिज़ाइन है, जो प्राचीन काल से लेकर वैश्वीकरण के वर्तमान युग तक देश के सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है। भारत में कंपनी कानून कैसे विकसित हुआ, इसका एक व्यापक अवलोकन यहाँ दिया गया है। प्राचीन और मध्यकालीन काल। प्राचीन और मध्यकालीन काल में कैसे कंपनी कानून विकसित हुआ, कंपनी लॉ का डेवलपमेंट हुआ। व्यावसायिक संस्थाओं के प्रारंभिक रूप। उस टाइम जो व्यापारिक संस्थाएं थी या व्यावसायिक संस्थाएं, उनका प्रारंभिक रूप क्या था। प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य गिल्ड मतलब व्यापारियों व शिल्पकारों का समूह और साझेदारी के माध्यम से फले फूले। जो प्रथम रूप था व्यवसाय का, वो था व्यापारियों व शिल्पकारों का समूह। साझेदारी फर्म होती थी उस टाइम की, जो साझेदारी व्यापार होते थे के माध्यम से फूले फूले। जो प्रथागत कानूनों और स्थानीय नियमों के तहत संचालित होते थे, जो जिनका संचालन था वो स्थानीय नियमों के तहत होता था। उन स्थानीय नियमों के आधार पर ही वर्तमान विधि व कुछ भाग अस्तित्व में हैं। जो वर्तमान विधि है, कहीं ना कहीं वो उस टाइम के जो स्थानीय नियम थे उनके आधार पर बनी। मौर्य और गुप्त काल। मौर्य और गुप्त काल में कंपनी कानून का कैसे विकास हुआ। इन कालों के दौरान शिलालेखों और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में व्यापारियों और साझेदारी के संदर्भ में थे, जो व्यापार संगठन और विनियमन के प्रारंभिक रूपों का संकेत देते थे। जो इस टाइम के जो ग्रंथ थे, जैसे कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है व्यापार से संबंधित है, तो उसमें जो नियम व्यापार संबंधित दिए गए थे, कहीं ना कहीं उनकी बहुत उपयोगिता हमारे कंपनी लॉ में है। उपनिवेशिक काल। जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्टार्ट हुआ या शासन स्टार्ट हुआ, तब से उस समय से लेकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया और स्वतंत्रता के समय तक के काल को हम उपनिवेशिक काल के नाम से जानते हैं, जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में यह पहली कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में गठित। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में शुरुआती कंपनी कानून को आकार देने में भूमिका निभाई थी। यह शाही चार्टर के तहत संचालित होता था। जो वहाँ का जो क्राउन था ब्रिटिश का, उनके तहत जो चार्टर पारित किए जाते थे, उनके तहत यह संचालित होता था। और धीरे धीरे व्यापार और प्रशासन पर अपना प्रभाव बढ़ाता गया। विनियमन अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने कॉर्पोरेट प्रशासन, जवाबदेही और व्यापार नियमों के मुद्दों को संबोधित करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई विनियमन अधिनियम पारित किए। विनियम मतलब संचालन अधिनियम, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन जिनके तहत होता था वे अधिनियम। इनमें से थे 1773, 1784, 1793। चार्टर अधिनियम 1813 और 1833।
चार्टर अधिनियमों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को और अधिक विनियमित किया और कॉर्पोरेट प्रशासन और कानूनी देनदारियों के लिए रूपरेखा तैयार करना शुरू किया। ये खासतौर पर कंपनी की गतिविधियों के संबंध में पारित किए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व युग में कंपनी विधि का इतिहास। कि स्वतंत्रता से पहले कंपनी विधि का क्या इतिहास भारत के अंदर रहा है। प्रारंभिक विकास। भारत में निगमों और कंपनी कानून की अवधारणा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। विनियमन के संचालन। 1600 में गठित ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में काम करने वाली कंपनी के शुरुआती रूपों में से एक थी। इसकी गतिविधियों और शासन के बाद की कंपनी कानून विकास के लिए कुछ आधार तैयार किए गए। विधान विशेष रूप से कंपनियों से संबंधित पहली विधायी अधिनियम 1773 का विनियमन अधिनियम था, जो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करता था। चार्टर अधिनियम 1793, 1813 और 1833 के बाद के चार्टर अधिनियमों ने भारत में कंपनियों के प्रशासन और संचालन से संबंधित और नियम पेश किए। स्वतंत्रता के बाद के युग में कंपनी विधि का विकास। कंपनी अधिनियम 1956। यह स्वतंत्रता के बाद भारत में कंपनियों को नियंत्रित करने वाला आधारशिला कानून था। यह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला कानून था। इसने कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित किया और उनके निगमन, कामकाज और समापन के लिए नियामक ढांचा तैयार किया। संशोधन और सुधार। दशकों से कंपनी अधिनियम 1956 में बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और उभरते मुद्दों के समाधान के लिए कई संशोधन हुए। 1956 के जो 1956 का जो कंपनी अधिनियम था, उसमें बदलती परिस्थितियों के आधार पर अब तक अनेक संशोधन हुए और इसको बदलने के लिए एक कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया था। इसको भी देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियम के साथ आया, जिसने कंपनी अधिनियम 1956 को प्रस्थापित कर दिया। यह कह सकते हैं प्रस्थापित का मतलब कि 1956 का अधिनियम था, उसके स्थान पर यह 2013 का कंपनी अधिनियम आया, जो न्यू कंपनी लॉ के नाम से जाना जाता है। न्यू कंपनी एक्ट कहते हैं जिसको। इसने कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए नए प्रावधान पेश किए। हाल के घटनाक्रम जो अभी इसमें 2013 का जो एक्ट था, इसमें क्या प्रावधान हुए इसको देखते हैं। इसके अधिनियम के बाद से कंपनी अधिनियम 2013 में विभिन्न प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए संशोधन और अधिसूचनाएं देखी गई हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं। कॉर्पोरेट प्रशासन। पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार पर जोर देता है। शेयरधारकों के अधिकार, लोकतंत्र और अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कुछ कंपनियों को सामाजिक कार्यों पर खर्च करने का आदेश भी देता है। इसमें ये सब 2013 के जो एक्ट है, इसमें सब प्रावधान है इससे संबंधित। दिवालियापन से संबंधित है। यदि कोई कंपनी या कॉर्पोरेट दिवालिया हो जाती है तो उसके कुशल समाधान के लिए दिवालिया और दिवालियापन संहिता 2016 के साथ एकीकरण की व्यवस्था भी है इसके अंदर। नियामक व नियंत्रणात्मक निकाय। कि भारत में कंपनी कानून को नियंत्रित कैसे किया जाता है, क्या क्या निकाय हैं इसको, क्या क्या संस्थाएं हैं जो उसको नियंत्रित करती हैं। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। भारत में कॉर्पोरेट मामलों का एक मंत्रालय है। भारत में कंपनी कानून और प्रशासन की देखरेख करने वाला प्राथमिक नियामक प्राधिकरण यही है, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, MCA। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड प्रतिभूति बाजारों और सूचीबद्ध कंपनियों को नियंत्रित करता है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। जो ये है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण है, यह राष्ट्रीय कंपनी कानून का अपीलीय न्यायाधिकरण है। कॉर्पोरेट विवादों का निपटारा करते हैं, कंपनी कानून के मामलों की देखरेख यही करते हैं। यानी कंपनी लॉ से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो कंपनी न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, वे इन कंपनियों के जो मामले हैं उनको देखते हैं, उनका निपटारा करते हैं। 9 गतिविधि संशोधन और अधिसूचनाएं। कंपनी अधिनियम 2013 में उभरते मुद्दों को संबोधित करने और नियामक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है। आजकल इसमें इतने बदलाव किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल परिवर्तन जो हुआ है, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। अब हम जो अपना अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो मैं ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ई-वेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से ई गवर्नेंस को अपनाना, तकनीकी के साथ भी इसमें परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, निष्कर्ष। भारत में कंपनी कानून का इतिहास प्राचीन व्यापार संघों से लेकर आधुनिक कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे तक की यात्रा को दर्शाता है। बदलती आर्थिक वास्तविकताओं, वैश्विक प्रभावों और विधि वृद्धि और विकास के लिए घरेलू आकांक्षाओं को अपनाने से विकास को चिन्हित किया गया है। आज भारत की कंपनी कानून व्यवस्था का लक्ष्य जवाबदेही, पारदर्शिता और हितधारकों के हितों की सुरक्षा निश्चित करते हुए व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है। तो हमने जाना कि भारत में कंपनी कानून की स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई, स्वतंत्रता के बाद भी हमने देखा, और स्वतंत्रता के पहले क्या व्यवस्था थी कंपनी को नियंत्रित करने की, वो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो